आप सभी दोस्तों का अनुपम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी टेट की तैयारी के लिए हमने एक जो 500 प्रश्नों की सीरीज तैयार करी है ईवीएस सब्जेक्ट के लिए, उसकी हमारी ये चौथी वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि ईवीएस की एक एक टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, उसको समराइज किया जाए, उसकी प्रैक्टिस करी जाए। ओके, तो यही हमारा उद्देश्य रहा है। तो बाकी अगर पुरानी वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक एक ऑप्शन को हम डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे क्या हमारा है, बाबा आमटे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे? चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या ग्रीन बेल्ट आंदोलन? तो बाबा आमटे जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे, और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसकी ये प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था मेघा पाटेकर के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा स्टार्ट किया था 1973 में। ठीक है, 73 में। एपिक्यू आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये किया था श्री पांडुरंग हेगड़े। क्या नाम है? पांडुरंग हेगड़े, याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब स्टार्ट किया था? 1989 में किया गया था। ग्रीन बेल्ट आंदोलन क्या है? ग्रीन बेल्ट आंदोलन जो है बंगारी मथाई के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? केन्या में। ये केन्या की निवासी थी, और जो बंगारी मथाई हैं इनको हम दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने जो है धारणीय विकास पर काम किया था। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। तो एक ही प्रश्न में देखिए कितने प्रश्न बन गए हैं। तो ये वही मैं कह रहा हूं कि ये 500 प्रश्न नहीं है, ये आपके 5000 प्रश्न बन के आएंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोग के लिए, तो इसको जरूर तैयार करके जाइए आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं? गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या बिहार में? तो अगर हम आपदाओं की बात करें तो गुजरात में भी आती हैं, उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आती हैं क्योंकि वहाँ पर कभी बाढ़ आ रही है, कभी चक्रवात आ रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे सबसे ज़्यादा लगी रहती हैं। तो उड़ीसा जो है हमारा सबसे बेटर ऑप्शन है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे हमारा कौन सा है, तीसरा देखिए, भारत का रूर तथा भारत की लौह एवं इस्पात पेटी नाम से कौन विख्यात है? तो रूर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सा हमारा एक ऑप्शन होता है, कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार जो है हमारा मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों में, यहाँ तक कि उसका थोड़ा सा जो विस्तार है हमारा उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। ठीक है, तो काफी बड़ा एरिया है एक तरह से, और बहुत ही रिच है किस चीज में? खनिज में। ठीक है ना, मालवा पठार, विंध्य पठार, ये दोनों भी लगभग इनका जो मेन एरिया है वो मध्य प्रदेश में ही आता है। मेघालय जो पठार है वो हमारा अपना जो पूरी उत्तर पूर्वी भारत है ना, वहां पे जो 7 सिस्टर्स है उसमें आता है मेघालय पठार। ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है। थर्ड देख लिया, चौथा देखिए कौन सा है, कोयला उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये चेंज होता रहता है हर बार, है ना। तो यहाँ पर जो पुराना क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो यहाँ पे पहले लगाया गया था, लेकिन इस करंट टाइम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे नंबर पे आता है कौन सा? झारखंड आता है। ठीक है, और उसके बाद नंबर आता है हमारा मध्य प्रदेश का, फिर उड़ीसा का आता है, फिर छत्तीसगढ़ का आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कि एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, जो करंट 2021 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग झारखंड है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, थर्ड पे है हमारा उड़ीसा, और चौथे पे हमारा आ गया है छत्तीसगढ़, जो कि हमारा पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे था। छत्तीसगढ़ पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे था, अब चौथे पे पहुंच गया है। क्लियर है? तो अगला प्रश्न देखिए हमारा कौन सा है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, और जो चीजें मैंने छोड़ दी उनको भी आप बताएं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, नव्यकरणीय असमाप्य ऊर्जा का स्रोत है। नव्यकरणीय मतलब जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है या पुनः यूज किया जा सकता है, असमाप्य जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो ऐसा कौन सा है? सूर्य ही है। सूर्य ताप जो ऊर्जा है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है और नवीकरणीय के अंतर्गत भी आती है। उसके अलावा पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जैव द्रव्य ऊर्जा, ठीक है, भूतापी ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। एक्चुअली यहाँ पे सभी सही हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ पे सभी ये सही हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, पवन ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं होती, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव द्रव्य ऊर्जा वो भी कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे कौन सा हमारा कौन सा है। पांचवा हो गया। अगला प्रश्न, चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? बताइए किन देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, मालदीव। तो चूखा जल विद्युत जो परियोजना है वो हमारी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जो कि हमारी वांगचू नदी पर बनाई गई है। ठीक है, कौन सी है?
वांगचू नदी, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ, देखो लिखने से क्या होता है कि ये चीज़ें याद रहती हैं। वांगचू नदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित किया गया था? बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, ये विश्वेश्वरैया, कौन सा है बताओ भाई? ब्रिटेन का सहयोग से कौन सा स्टार्ट किया गया था? तो ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने दुर्गापुर जो हमारा कारखाना है उसको विकसित किया था। ये दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा जो है बोकारो और भिलाई, ये दोनों रसिया की सहायता से लगाए गए थे। बोकारो जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है झारखंड में, और जो भिलाई पड़ता है वो हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और विश्वेश्वरैया पड़ेगा कहाँ पे? हमारा कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। बोकारो हमारा, सॉरी झारखंड लिखना है, कैसे लिख रहा हूं मैं, देखिए स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखो यार। झारखंड ये हमारा पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी ध्यान रखने वाली है कि कौन चीज़ कहाँ पड़ती है। ये दोनों रसिया की मदद से बनाए गए थे, ये हमारा ब्रिटेन की मदद से, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे होगा वो दुर्गापुर हो गया, ब्रिटेन के सहयोग से। क्लियर। 8वां प्रश्न देखिए क्या है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं? तो पक्की सड़कों की जब बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा, सबसे जो सर्वाधिक कहाँ पे होंगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते कौन सा है। 9 नंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस है। विश्व मानवाधिकार दिवस यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मनाया जाता है, जो कि हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। इसके अलावा बाकी को देख लेते क्या है। इसको मनाते हैं एड्स दिवस, 1 दिसंबर को हमारा मनाते हैं एड्स दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 5 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं बताइए भैया आप लोग? 5 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। क्या कहते हैं? स्वयं सेवक दिवस, ठीक है। 9 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ठीक है, 9 दिसंबर को। सभी हो गए हमारे। 5 को स्वयंसेवक दिवस, विश्व स्वयंसेवक दिवस, एड्स और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। तो चौथा ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हमें डिटेल में बता सकता हूँ तो वो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। 10वें नंबर पर देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? अच्छा, आसियान का पहले तो वो फुल फॉर्म बताओ क्या है? एशियन, सॉरी क्या एशियन नहीं, यहाँ पे ए से मतलब जो पहला है वो है एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसमें कुल 10 देश हैं, 10 देश हैं जो हमारा दक्षिण पूर्वी देश हैं। उसमें से 10 देश हमारे कौन कौन सा? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर हो जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा, ब्रुनेई है उसमें, और फिर वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया, ये सब है। तो यहाँ पे जो चीन है वो इसका सदस्य नहीं है। इसके अलावा हमारा कंबोडिया, लाओस और फिलीपींस हैं, तीनों, ठीक है। भारत भी नहीं है इसमें। ये चीज़ हो गई ना, तो हमारा ये भी पता चल गया। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इनका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में है ना, इंडोनेशिया। ये भी पूछ लेता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। आसियान का जो है जकार्ता में है। क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये भाई किस में हमें टिक लगाना है। और एक चीज़ के साथ जब आप एक चीज़ पढ़ रहे होते हो उसको डिटेल में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो जरूर पढ़ लें आप लोग। क्लियर। नेगुलट्रम किस देश की मुद्रा है? देखो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी तो भाई आसपास के जो थोड़ा फेमस जितने भी हैं एशिया के, उनकी मुद्रा और राजधानी जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। तो नेगुलट्रम जो है हमारी भूटान की राजधानी है, ठीक है। म्यांमार की क्या है? म्यांमार की है क्यात, ठीक है। बांग्लादेश की सबका पता है टका है, टका जो भी बोलिए। नेपाल की बात करें तो नेपाली रुपया है, ठीक है, नेपाल की नेपाली रुपया है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है हमारा। शार्क, वहां पे देखो आसियान की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे अब थोड़ा सा शार्क की बात भी कर लेते हैं। शार्क में क्या आता है? SARK,
ARC, देखिए वो क्या था, साउथ ईस्ट था। यहाँ पे क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो इसमें जो है हमारा 8 देश हैं, टोटल 8 देश हैं। एक्चुअली जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी हमारे जो देश हैं वो सभी आ जाते हैं इसमें। कौन कौन सा आ जाता है, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और यहाँ तक कि मालदीव भी आ जाता है। टोटल 8 कंट्री यहाँ पे आ जाती हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, काठमांडू में है, ठीक है। यही हमारा प्रश्न पूछा गया था कि सार्क का जो है मुख्यालय वो कहाँ पे है, काठमांडू में, क्लियर। तो सार्क से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी थी वो आप लोग को पता चल गई है, ठीक है। जब भी आप पढ़ रहे हो, मैंने कहा क्या कि जब पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो चीज़ों को, ठीक है, जिससे कि अगर कुछ भी पूछे तो आप बता दो। अगला क्वेश्चन बताइएगा 13 नंबर, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। ये तो हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, रेगिस्तान, वन, समुद्र और कृषि भूमि। तो सबसे बड़े क्षेत्र में जो फैला हुआ है वो हमारा समुद्र है, वो कनेक्टेड है ना, वो कनेक्टेड है, जो हमारे महासागर हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको सबसे बड़ा पारितंत्र बोलते हैं, क्लियर है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना और मरुस्थल। देखिए सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होगा, जहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही होगी और जो मौसम होगा वो लगभग थोड़ा सा गर्म, बहुत गर्म भी नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं, है ना। तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल वर्ष भर जो है लगभग अच्छी खासी वर्षा होती है, जंगल भी रहते हैं, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र भी सबसे अच्छा यहीं पे मिलता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। टुंड्रा तो बहुत ठंडे हैं, एक सवाना घास के मैदान हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखोगे, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा होता है, वायु, तालाब, जल या मृदा। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में 2 घटक होते हैं, जैविक, अजैविक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वायु की बात करें, जल की बात करें और मृदा की बात करें, ये क्या है, हमारे अजैविक घटक हैं। कौन कौन से हैं, अजैविक घटक हैं, ठीक है। लेकिन जो तालाब है, इसमें हमारा तालाब के अंदर जो जीव भी हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे जीव भी हैं, जल भी है ना, जिनमें जीवन है वो सभी। तो देखो तंत्र कब बनता है, जब यहाँ पे जो जीव जंतु हैं और उनका हैबिटेट होना चाहिए वहाँ पे, है ना, तभी हमारा वो एक तंत्र सिस्टम बन पाएगा, इकोसिस्टम बन पाएगा, क्लियर है। खाली वायु में कुछ नहीं हो सकता है, केवल वायु है, केवल जल से कुछ नहीं होगा, क्लियर है। अगला प्रश्न देखो क्या है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। तो जब प्राथमिक स्रोत की बात करें तो सबसे पहले जो ऊर्जा बनती है वो सूर्य से ही मिलती है ना। जो पेड़ पौधे हैं वो खाना कहाँ से बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की वजह से ही बना पाते हैं, तो वहीं से सब स्टार्टिंग होती है, उसके बाद सबको खाना मिलता है। अगर सूर्य नहीं है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो प्राथमिक स्रोत हमारा सूर्य का प्रकाश ही है। अच्छा, सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य में जो ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है हमारी नाभिकीय संलयन से, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। 2 हल्के परमाणु जो है मिलके एक भारी परमाणु बनाते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं तब हमारा हीलियम बनता है, ठीक है। यही प्रोसेस होती है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था। और ये बेसिक, बहुत ही बेसिक जानकारी है, आप लोग को पता होना चाहिए, पेपर में कभी कुछ पूछ सकता है। 17वां प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, चक्रीय होता है या उभय दिशीय होता है, बताएं आप लोग। क्या होगा, देखिए खाद्य श्रृंखला में जो होता है वो जो ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, ठीक है। जैसे सूर्य से है, सूर्य से हमारा प्राथमिक उपभोक्ता मिलेगा, फिर उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर उच्च उपभोक्ता आएंगे। तो यहाँ पे एक दिशीय होता है, लेकिन उसके रास्ते जो होते हैं अलग अलग हो सकते हैं, पथ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि घास को कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, बकरी भी खाती हैं, तो कीड़े मकोड़े को मेंढक खाएगा और बकरी को क्या हो सकता है, मनुष्य खा सकते हैं, या फिर उसको शेर खा सकता है ना, ये चीज़ है। तो डायरेक्ट जो दिशाएं
दिशा एक ही है ना, लेकिन उसमें पथ अलग है, रास्ते अलग हैं, ये भी पेपर में पूछ लेता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कम से कम। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो पहले 3 ऑप्शन हैं, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तीनों पे हमारे प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ग्रेट बैरियर रीफ भी एक है, वो कहाँ पाई जाती है? वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के जो है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो हमारा समुद्र है वहां पे पाई जाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे इस प्रश्न के हिसाब से हमारे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, भारत में जो हमारा लक्षद्वीप है वो भी हमारा प्रवाल भित्तियों से ही निर्मित है। तो अगर ऑप्शन में लक्षद्वीप भी होता तो उसको भी लगा, लेकिन सुंदरवन जो है ये हमारा नहीं है। सुंदरवन में कभी भी टिक मत लगाएगा। सुंदरवन डेल्टा जो होता है वो हमारा किसके द्वारा बनाएगा? डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया हुआ डेल्टा है। ठीक है ना, सुंदरवन वहां पे पाए जाते हैं। क्लियर? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा हमारा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखो क्या है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में एक लिंक बना दिया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? वो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित केंद्र के नल्ला मल्ला जो है वन के द्वारा, या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, या शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा। तो ये जो है, जो एक पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में जो हमारा एक लिंक बनाया गया है वो हमारा बनाया गया है किसके द्वारा? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, ये कहां पे हमारा पड़ता है? ये हमारा पड़ता है तमिलनाडु में। पहला जो है हमारा ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, नल्ला मल्ला की बात करें तो ये कहां पड़ेगा? हमारा जो नल्ला मल्ला है ये हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है ना, आंध्र प्लस तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में पड़ता है। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? ये हमारा पड़ता है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ये सब चीजें पूछ लेता है पेपर में यार, इसलिए मैं डिटेल बता रहा। देखो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहां पड़ता है? ये हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो ये सब चीजें तो बेसिक है। जब भी देखो इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, यूपी टेट में एक क्वेश्चन तो आएगा ही ना, आएगा नहीं आएगा? तो जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उससे रिलेटेड हमको कम से कम इतना तो पता चल रहा है कि हमको पढ़ना क्या क्या है। क्लियर? तो वो टॉपिक आप लोग एक बार रिवाइज करके पढ़ के जरूर जाइएगा। क्लियर? 20वां प्रश्न देखो क्या है, वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, बाघ संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है हमारा 1773 में प्रारंभ किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जिसको हम हेली नेशनल पार्क पहले बोलते थे। जिसकी स्थापना कब हुई थी? हेली नेशनल पार्क की हुई थी 1936 में, और इसको जिम कॉर्बेट में बदला गया था 1956 में। सॉरी 36 से 56 में इसको जिम कॉर्बेट बनाया गया था। क्लियर है? तो इतनी जानकारी हमें पता। सबसे पहले यहीं पे टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। क्लियर? अगला प्रश्न देखो 21 नंबर। ऐसे ही जितने भी हम पूरी सीरीज जो पुरानी वीडियो हमारी हैं, चौथी हमारी वीडियो आज ये है, तो पुरानी वीडियो सभी आप लोग देखिएगा, सभी में ऐसे ही मैंने डिटेल में समझाया है और डिटेल में हमने एक एक क्वेश्चन की ऑप्शन की तक बात कर ली है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे सुमेलित नहीं हमसे पूछा है। देखो, तो पलामू बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? पलामू। जब पलामू की बात करें तो सीधे झारखंड, सही है बिल्कुल। इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, ये भी सही है। गिर अभ्यारण्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुजरात में, ये भी सही है। अभी बताया था मैंने पिछले ऑप्शन में, नागरहोल बाघ अभ्यारण्य कहां पर है? अब यहां पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, जो कि पूरी तरह से गलत है। यह हमारा किस में पड़ेगा? कर्नाटक में। ठीक है, अच्छा यहां पे एक प्रश्न बनता है, मध्य प्रदेश को नाम देख के आता है कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो है हमारे मध्य प्रदेश राज्य में ही है। और पूरे भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं इस टाइम करंट में? 52। नए डेटा के अकॉर्डिंग 52 टाइगर रिजर्व हैं हमारे, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 22 नंबर। ग्लोबल 500 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये किसके द्वारा दिया जाता है ना? पर्यावरण पुरस्कार किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? WWF वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी को दिया जाता है, वर्ल्ड बैंक को दिया जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो ग्लोबल 500 जो है हमारा दिया जाता है यूएनईपी के द्वारा, ठीक है ना, यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अच्छा, इसका वो बताओ कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है केन्या, नैरोबी, ठीक है, केन्या देश है, यहाँ पे नैरोबी में है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है बताइए? वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है ना, यूएसए, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। और बाकी जो चौथा ऑप्शन है यार, ये पता नहीं क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास संस्थान, ये तो मुझे मिला भी नहीं था, ठीक है। तो बाकी हमने 3 की डिटेल में बात कर ली है, तो जो भी आया आप टिक मार के जरूर आएगा अच्छे से, बिल्कुल क्लियर है ना। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इस आंदोलन के प्रणेता कौन है? मैंने अभी बात कर ली थी पहले क्वेश्चन में बात करी थी ना। हाँ, तो देखो पांडुरंग हेगड़े, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कौन है इसके? पांडुरंग हेगड़े किस चीज के हैं? एपिको के हैं, ठीक है ना। देखो चिपको जैसे चिपको था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट था एपिको का भी, ठीक है। तो इसके हैं पांडुरंग हेगड़े, एपिको के हैं। बाबा आमटे जो हमने बताया था अभी, नर्मदा बचाओ आंदोलन के हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के, ये भी मैंने बताया था। राजेंद्र सिंह जो है, जो राजेंद्र सिंह है, ये हमारे कौन है? जल पुरुष हैं, ठीक है। भारत का जल पुरुष के नाम से इनको फेमस किया गया है, राजेंद्र प्रसाद जी को, क्योंकि इन्होंने जल संरक्षण की या जल से रिलेटेड कोई चीज, किसी चीज की बात करी थी उन्होंने बहुत ज्यादा, ठीक है। और इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, ठीक है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड से भी पुरस्कारित किया गया था। स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी 2015 में कौन सा अवार्ड मिला था? स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी राजेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कौन सा है? 24 नंबर। देखिए एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य बस इतना है कि एक साथ में, भले ही आप, क्या होता क्या है कि जब आप यूट्यूब पर पढ़ते हो तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं लोग, तो मैं सोचता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल पाए, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षी साइबेरियाई सारस केवल प्रजनन हेतु आते हैं? तो प्रजनन के लिए साइबेरियाई सारस कहाँ पे आते हैं? वो आते हैं हमारे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजाजी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। दुधवा कहाँ पे है? अरे भाई यूपी में है, हमारे लखीमपुर खीरी में। क्लियर? तो चारों पता चल गया कौन कौन कहाँ पे है। अगला प्रश्न देखो क्या है, बगलिहार जल परियोजना 25 नंबर। बगलिहार जल परियोजना किस नदी पर है? तो बगलिहार जल परियोजना जो है हमारा किस में है? पहला ऑप्शन चिनाब नदी पर है। अच्छा चिनाब पे एक दो और हैं, कौन कौन सी है? इस पे दुलहस्ती परियोजना भी है, दुलहस्ती परियोजना भी है, इस पे सतलुज परियोजना भी है। देखिए नाम क्या है? सतलुज परियोजना, और है किस पे? चिनाब नदी पे। तो 3 हो गई, बगलिहार, दुलहस्ती और सतलुज परियोजना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले झेलम पे, तो झेलम नदी पे कौन कौन सी है? इस पे तुलबुल परियोजना, बहुत बहुत फेमस परियोजना है। तुलबुल परियोजना किस पे है? झेलम नदी पे है। सतलज नदी पे कौन सी परियोजना है? सतलज नदी पे उससे भी फेमस भाखड़ा नांगल, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल। अच्छा रावी नदी पे अभी कौन सी जो फेमस चीज अभी बनी है? रणजीत सागर जो है बांध, जो है रणजीत सागर जो बांध है रावी नदी पर बनाया गया है। क्लियर? तो यहां पे भी सब कुछ पता चल गया हम लोग को। क्लियर? 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 26 हो गया क्या? पिछला भी 26 था क्या? नहीं, 26 नंबर। किस सुप्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद को जल पुरुष के उपनाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी बताया था, ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इसकी, एक बार फिर से नाम ले लेते हैं। सी राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। 5 रमन मैग्सेसे इनको मिला है, और
स्टॉकहोम वाटर प्राइज इनसे इनको 2015 में नवाजा गया था। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, श्री आर एस बिस्ट को। ठीक है, आर एस बिस्ट कौन है? यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वहाँ पहला सही है, बट हम बाकी लोगों की भी बात कर लेते हैं ना। आर एस बिस्ट कौन है? देखिए, जो हमारा सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में इनकी जो खोज है, सिंधु सभ्यता में एक जो शहर था बनावली, आप लोगों ने सुना होगा, बनावली की खोज इन्होंने करी थी, आर एस बिस्ट ने। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, रविंद्र कुमार सिन्हा कौन है? रविंद्र कुमार सिन्हा जो है डॉल्फिन मैन है। ठीक है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी पता चल गया, तीनों पता चल गया। ये दोनों नए हैं, थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए आपको, ये दोनों ही लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर एस बिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। 27वें प्रश्न देखिए क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? बताइए किस नियम पर आधारित है? पास्कल नियम पे है, प्लवन नियम पे है, या हुक्स लॉ पे है, हुक का नियम पे, किस पे है बताइए? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो वर्क करता है, जो हमारी आजकल जो डिस्क ब्रेक होते हैं हमारी बाइक में लगे होते हैं, खास करके अगले पहिए में, तो वो किस पे? पास्कल नियम पे आधारित होते हैं। ठीक है। अच्छा, प्लवन का नियम, जो भी कोई चीज तैयार रही होती है उस पर हमारा प्लवन का नियम लगता है। हुक्स का क्या है? जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं, कोई भी स्प्रिंग होती है, ठीक है ना, वो उससे रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो इसमें अंदर नहीं जाते हैं बहुत ज्यादा। तो हाइड्रोलिक हो गया हमारा पास्कल का नियम, पहला ऑप्शन। क्लियर है ना? देखो, एक मैं वेट नहीं करना चाहता कि भाई आपसे वेट कराऊं कि भाई आप कमेंट करके बताएं ऐसा करके, तो ये सब चीजें नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही कम टाइम में ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए, है ना। अब एग्जाम के टाइम भी हम ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। 28वें प्रश्न की बात करेंगे, जल में नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, या अपरिवर्तित रहता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो देखिए, जब हम नमक मिलाते हैं तो क्या होता है कि जिसका क्वथनांक है, क्वथनांक मतलब जिस पॉइंट पे पानी उबलने लगता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब अगर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है उबलने लगता था, लेकिन अब जब नमक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा डिग्री टेम्परेचर पे उबलेगा, 100 पे नहीं उबलेगा, 100 पे क्वथन नहीं होगा उसका। अच्छा, नमक मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है ना, हमने क्वथनांक की बात कर ली, फ्रीजिंग जो भी स्पेलिंग होगी, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो वो घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारा घट जाता है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉर्मली बर्फ बनती है, लेकिन अगर हम उसमें नमक मिला देंगे तो वो 0 डिग्री की बजाय कम टेम्परेचर पे ही, यानी कि लगभग 7, 8 ऐसे कुछ करके जो है उस पे ही बर्फ बन जाएगा। ठीक है ना, तो वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कम हो जाता है। ये दोनों डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ना। चलिए 29वें प्रश्न की बात करते हैं, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? अच्छा, ऐसी जब पानी में जो बर्फ तैरने वाली बात आती है तो आपको एक मूवी याद आती है, कौन सी मूवी थी? टाइटैनिक। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत बर्फ का जो टुकड़ा था वो बहुत बड़ा था, लेकिन दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि जब बर्फ को पानी में तैराया जाता है तो उसका केवल और केवल 1/10 भाग है ना। अगर 10 केजी का बर्फ है, मान लो अगर 10 केजी का बर्फ है तो उसमें से केवल 1 केजी का जो बर्फ है केवल ऊपर दिखेगा, 9 केजी का जो बर्फ है वो, या जो 10 केजी का बर्फ है 1/10 का, वो नीचे दिखा रहेगा, छुपा रहेगा पानी के नीचे, आपको दिखेगा ही नहीं। 9 भाग नीचे रहता है, केवल 1 भाग ऊपर दिखता है। तो वही है, 1/10 भाग ऊपर रहता है और बाकी 9/10 भाग नीचे छुपा रहता है। क्लियर है? इसलिए तो वो टकरा गए थे वहां पे, समझ नहीं आया क्या हो रहा है। चलिए, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा यहाँ पे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, या डेंसिटी मीटर? तो देखो, हाइड्रोमीटर से हम नापते हैं क्या? आपेक्षिक घनत्व, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व, ठीक है ना। अच्छा, डेंसिटी मीटर में साफ साफ लिखा हुआ है डेंसिटी, तो वो क्या घनत्व नापता है, और दोनों में अंतर है, अलग अलग चीजें हैं।
डेंसिटी मीटर और अपेक्षित घनत्व मापना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बैरोमीटर क्या नापता है? वायुदाब नापता है। बैरोमीटर वायुदाब नापता है। लेकिन हमसे क्या पूछा था यार, वो बताओ पहले। हमसे पूछा था दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? तो दूध की शुद्धता लैक्टो, जहाँ पे लैक्टो लगा हो समझ जाओ कि वो दूध से रिलेटेड है। जहाँ पे भी लैक्टो लगा है मतलब दूध से संबंधित है। तो लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ओके, तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा अब वीडियो हमारी जो है 30 क्वेश्चन में यहाँ पे से डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अनुपम क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट टेट कोई भी, अब बिहार टेट हो गया है ना, इन सब चीज़ों की, झारखंड सॉरी क्या बोलते हैं, उत्तराखंड टेट हो गया, राजस्थान टेट हो गया, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब चैनल के लिए तैयारी के लिए हमारे चैनल अनुपम क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं हूं अनुपम राज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।